हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी, किसका? सीबीएसई स्पेसिमेन सैंपल पेपर ऑफ क्लास 10th, दैट टू ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, कल तक हमने कंप्लीट करा है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखो। सेक्शन सी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वाला पार्ट भी और जो अपना मेन पार्ट है वो वाला भी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? कह रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी सी एंड ए बी। देखो, ई भी एक मिड पॉइंट है, एफ भी एक मिड पॉइंट है और डी भी एक मिड पॉइंट है। कह रहा है प्रूव दैट ट्राइंगल एफ बी डी, एफ बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, यानी इस वाले ट्राइंगल के। ठीक है जी। और दूसरा क्या कह रहा है कि ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर है एबीसी के, यानी इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। ठीक है, तो हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। स्टेप वाइज आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, उसी हिसाब से आपको एग्जाम में करके आना है। ठीक, पहले देखो ध्यान से, अगर डी ई और एफ मिड पॉइंट है किसका? बीसी सी ए और ए बी का, यानी कि इस बीसी का मिड पॉइंट डी, ए बी का मिड पॉइंट एफ और ए सी का मिड पॉइंट ई, तो क्या हो जाएगा? ई एफ पैरेलल हो जाएगी बीसी के और डीई पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और ई एफ तो पैरेलल हो गया, और एफ डी, हाँ एफ डी पैरेलल हो जाएगा ए सी के, एफ डी पैरेलल हो जाएगा ए सी के, डीई पैरेलल हो जाएगा ए बी के, सॉरी यहां पे आएगा ए बी। ठीक है, तो ये वाली लाइन पैरेलल हो गई इस लाइन के, ये वाली लाइन पैरेलल हो गई इस लाइन के, और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई इस लाइन के। तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। अब क्या करेंगे? इसमें एंगल्स को मानेंगे। ठीक है, आप देखो मेरी बात सुनो, इसको यहां पे लिखते हैं ए बी, इसको हमने मान लिया एंगल 1, ये देखो जी, इसको हमने मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2, इसको मान लिया एंगल 3, इसको मान लिया एंगल 4, इसको मान लिया एंगल 5 और इसको मान लिया एंगल 6। ठीक है जी, क्या मान लिया इसको? एंगल 6। अब देखो, क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो आपको यहाँ पे Z बनता हुआ दिख रहा है, Z बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 3 के, बोलो, और एंगल 2 इक्वल्स टू होगा एंगल 4 के। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल एफ बी डी क्या होगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल एफ बी डी। दो ही कंडीशन चाहिए होती है अपने को, तो दो कंडीशन मैच हो गई हमारे पास। अब क्या करेंगे? कौन से ट्राइंगल में, अब कौन सा ट्राइंगल लेना? डीईएफ, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल डीईएफ, इन ट्राइंगल डीईएफ एंड ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6। तो एबीसी हमने पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लिया, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, और क्या इक्वल हुआ? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल डीईएफ इज आल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, हेंस प्रूव्ड। यही दोनों सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गए। इसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? ए सिमिलैरिटी, इसका नाम क्या होगा? ए सिमिलैरिटी। ठीक है, इतना ही। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, बी पार्ट की। क्या कहता है? इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, पी और क्यू ए बी और ए सी के ऊपर पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली, सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल है बीसी के, यानी ये पी क्यू लाइन पैरेलल है बीसी के। ठीक है, तो देखो जैसे ही पता लगा कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तो हमें ये पता लग गया कि ट्रायंगल ए पी क्यू
सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है देन क्या पता लग गया कि ट्रायंगल ए पी आर, इसको अलग लिखता हूं चलो, क्या पता लग गया ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर है ट्रायंगल ए बी डी के। और ये पता लगा तो एक और चीज पता लगी कि ट्रायंगल ए आर क्यू सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी के। तीन चीजें पता लग गई। अब पूछ क्या है, प्रूव दैट मीडियन ए डी ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी सी बाइसेक्ट्स पी क्यू। ये जो एडी मीडियन ड्रॉ किया गया है ना, मीडियन अगर है तो ये और ये तो इक्वल हो गया। जैसे पता लगा कि ये क्या है, मीडियन है, तो इससे पता लगा कि बी डी इक्वल हो गया डी सी के। क्लियर होगी कहानी। अब ये बोल रहा है कि ये प्रूव करो कि पी आर और आर क्यू भी इक्वल है, यानी कि ये मीडियन इसको भी पास आउट करके निकल रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल कहानी। देखो ए पी क्यू सिमिलर है ए बी सी के, तो यहां से हम इस कंडीशन से हम क्या देखेंगे, तो देखो मैं आपको यहां पे लिख के बताता हूं इस कंडीशन से क्या होगा। कि हमें पता लग गया ए पी अपॉन ए बी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन के, सॉरी ए क्यू अपॉन ए सी के। बोलो सही है। ये लाइन और इस लाइन का रेशियो इस लाइन और इस लाइन के रेशियो के बराबर होगा। सेम सिचुएशन पे इसको हम 1 मार्क कर लेते हैं। सेम सिचुएशन पे ए पी आर, तो ए पी आर के अंदर ए पी अपॉन ए बी इक्वल होगा पी आर अपॉन बी डी से। ठीक है, इनका रेशियो इक्वल होगा। ए आर क्यू और ए डी सी के अंदर ए क्यू अपॉन ए सी इक्वल होगा आर क्यू अपॉन डी सी के। बोलो सही है इतनी बात। इसको हमने मान लिया सेकंड, इसको हमने मान लिया थर्ड। अब देखो यहाँ पे एपी और एपी अपॉन ए बी और ए क्यू अपॉन ए सी का रेशियो बराबर है। अब एपी अपॉन ए बी यहां भी दिख रहा है आपको, ये देखो यहां पे दिख रहा है, और ए क्यू अपॉन ए सी यहां भी दिख रहा है। जब ये दोनों चीजें इक्वल है, यानी कि एलएचएस इक्वल है, तो सिंपल सी बात है कि आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 से हम क्या पता लगा सकते हैं कि पी आर अपॉन बी डी इक्वल होगा आर क्यू अपॉन डी सी के। पी आर अपॉन बी डी इक्वल होगा आर क्यू अपॉन डी सी के। ठीक है बात है इतनी। अब ये कंडीशन देखो, यहां में ऊपर गिवन पहले लिख लिया था कि बी डी इक्वल होगा डी सी के। तो बी डी और डी सी अगर इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल आउट। तो क्या बचा, पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, और पी आर और आर क्यू को हमें इक्वल रखना था। देयरफॉर क्या लिख देंगे, देयरफॉर हम लिख देंगे भाई कि देयरफॉर हम लिख देंगे ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू। देयरफॉर बस यही तो प्रूफ करना है। क्या लिख दिया, ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अपने से क्या कह रहा है, देखो कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40। फाइंड द नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने कई बार इसको अपने एग्जाम्स के अंदर पूछा है, तो इस बार भी एग्जाम के अंदर आने के चांसेस ये हैं। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत प्यारा सोल्यूशन है। कहते हैं लेट वन नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर को हमने एक्स मान लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनदर नंबर क्या बन जाएगा, 18 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर का सम क्या है, 18 है। और कह रहे हैं उनके रेसिप्रोकल का सम क्या है, 9/40। तो रेसिप्रोकल करो 1/x प्लस 1/18 माइनस एक्स का सम कितना आ गया, 9/40। क्लियर होगी कहानी इतनी। इस इक्वेशन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इक्वेशन सॉल्व ही करनी है बस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कई बार सॉल्व करा, इस बार भी सॉल्व कर, क्या फर्क पड़ता है, करो सॉल्व। एलसीएम लो भाई, इसका एलसीएम अपने को मिलेगा x इंटू
18 माइनस एक्स, ऊपर चढ़ जाएगा 18 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू आएगा 9/40। बोलो भाई ओके, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बचेगा खाली 18, सिंपलाइज लगाते जाओ सब में, अपॉन में 18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9/40। बोलो सही बात है। अब 18 इंटू 40 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर इतनी कहानी। 9 से 2 टाइम्स किया तो इक्वेशन बन गई हमारे पास 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 42 जा 80। अब इसको पॉजिटिव में करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x इक्वल टू माइनस 80, माइनस 80 को अपने पास लिया उधर तो प्लस 80 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब 80 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसको मल्टीप्लाई करने में तो माइनस 18 आए, और सॉरी प्लस करने पे तो माइनस 18 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 80 आए। ऐसे दो फैक्टर्स 18 के क्या बनेंगे? देखो 9 और 2 तो 80 तो नहीं आ रहा, 10 और 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 10 और 8। तो देखो 18 स्क्वायर माइनस, देखो अगर हम लिखते हैं 10 प्लस 8 एक्स प्लस 80 इक्वल्स टू 0, तो 10 8 से 80 और 10 प्लस 8 18। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 10 बचा, माइनस 8 कॉमन लिया, x माइनस 10 बचा इक्वल्स टू 0। बोलो इतनी कहानी क्लियर है। यहां से x माइनस 8 बाहर आया और x माइनस 10 बाहर आया इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 10। बोलो x की कितनी वैल्यूज आ गई? 2 वैल्यूज आ गई। अब अगर हम x को 8 लेते हैं, तो अगला नंबर क्या बनेगा? 18 माइनस एक्स यानी 18 माइनस 8 यानी 10, यानी या तो एक नंबर 8 हो गया, एक नंबर 10 हो गया। तो 2 नंबर आ गए ना मेरे पास, 2 नंबर तो चाहिए थे। तो 8 और 10 आर 2 नंबर्स, फाइंड द नंबर्स बोला था ना, तो क्लियर है हमारे पास। ठीक है, इतना सोल्यूशन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसके जीरोस है क्या? अल्फा और बीटा। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इसके स्क्वायर के जीरोस निकालने। देखो कोई भी पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, क्या? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, दो चीज चाहिए। तो इस सिचुएशन में हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये दो चीजें हमें चाहिए और हमारे पास है क्या? अल्फा और बीटा हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें उसका पॉलिनोमियल पता है। क्लियर होगी इतनी कहानी। अब अल्फा स्क्वायर प्लस, देखो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहां से बन जाएगा माइनस इंटू माइनस 5/6, माइनस इंटू माइनस 5/6। तो ये आ गया हमारे पास 5/6 अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा बताओ? सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए। तो सी मतलब 1 और ए मतलब 6, तो 1/6 आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां से आ जाएगा 5 5 25, 6 6 36। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू आप जानते ही हो, जानते हो ना। तो 25/36 माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या? 1/6, तो 2 इंटू 2/6 आ गया। तो यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 36 और 25 माइनस 6 6 36, 6 दूनी 12, तो बचा 13/36। ये आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू। सॉरी, ये आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालेंगे इस इक्वेशन से।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया 1/36। अब इक्वेशन आपको पता ही है कैसे होती है इक्वेशन। इक्वेशन होती है सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आएगा, सम कितना आया था, सम आया था ये रहा 13/36। 13/36 तो यहां पे लिख देंगे 13/36। यहाँ पे क्या लिख देंगे 13/36 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना आया था 1/36। तो प्रोडक्ट लिख देंगे 1/36। 1/36 क्या आता ना 1/36 इक्वल्स टू 1/36 इक्वल्स टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 36 तो आ गया एलसीएम स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर होगी इतनी कहानी। चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन 29 क्या कहता है। क्वेश्चन 29 में लिखा है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा 3 नंबर का क्वेश्चन ही क्यों पूछा है, इतना आसान 4 लाइन का क्वेश्चन है, 4 लाइन का सोल्यूशन है इसका, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो कितना आसान है, लिखते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है जी, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो जरा, क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरा लिख के आना है। क्या लिखोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अपने को चाहिए क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे क्या बन गया cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहां से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट 1 इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। इजी, मात्र 4 लाइन का सॉल्यूशन, इतना आसान सवाल, बहुत इजी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 हमसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन 30 कह रहा है हमसे कि द मिनट, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं ए पार्ट है ना, उसके बाद बी पार्ट की तरफ भी आएंगे। कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। देखो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं ताकि उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये मिनट हैंड है, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर कितने की 35 डिग्री की। चलो मैं मिनट हैंड की फिगर बना के दिखाता हूं आपको। ये मिनट हैंड है यहाँ पर कितने की 18 सेंटीमीटर है, कितना है 18 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है 35 मिनट यानी कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट और 35, यानी कि ये यहां तक जब तक आ जाएगी तो ये जो एंगल कवर करा है इसने, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस, यानी कि इसे कितना एरिया कवर कर लेगी, हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो सिंपल सी भाषा की अगर बात करूं तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले हमें थीटा चाहिए होगा। देखो हम सबको पता है कि 5 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। कितने डिग्री एंगल कवर करती है 30 डिग्री। कैसे आया मैं बता देता हूं, पूरा कितना होता है 360 डिग्री
और पार्ट्स कितने होते हैं, 5-5 मिनट के कितने पार्ट होते हैं, 12 पार्ट होते हैं। तो 12 3 30, तो 30 डिग्री कवर कर दिया 5 मिनट में। 35 मिनट में कितना कवर करेगी, 5 से 35 पे जाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 210 डिग्री का एंगल कवर करेगी। बोलो ठीक है, कितने कवर करेगी, 210 डिग्री का एंगल कवर करेगी। ठीक होगी कहानी। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है ये क्या हो जाएगा, रेडियस बन जाएगी। तो 210 डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर। तो 7 3 21, 30 से गया ये 3 1 3 3 2 6, 12 बाई 2 6 12, 211। तो क्या आ गया 11 इंटू 18 का स्क्वायर 324 डिवाइड बाय 6। क्लियर हो गई कहानी, डिवाइड बाय 6 आ गया। 6 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 का 44, 4 ऊपर गया, 11 2 22 और 4 26, 11 3 33 और 2 35 डिवाइड बाय 6। इसको क्रॉस करेंगे तो 2 1 2, 2 7 14 और भाई 2 8 16, 2 2 4 डिवाइड बाय 3। अब 7 तो 1 8, 8 और 16, 16 तो 18, 3 से भी कट जाएगा, 3 6 18 ना, 3 5 15 और 3 27, 3 5 12, 594 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। यानी जितना भी एरिया वो क्लॉक के फेस के ऊपर कवर करेगी उस एरिया की वैल्यू क्या होगी, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में से क्या कह रहा है देखो, बी पार्ट के पास चलते हैं। डी पार्ट पढ़ते चलो। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ सच दैट एओबी 60 है, एओबी में देखिए 60 डिग्री, वेरी गुड। इफ ओ इज इक्वल टू 14, ओ ए की वैल्यू 14 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये सेगमेंट का एरिया निकालना है हमें। देखो जी, ये सर्कल, ये अगर कॉर्ड बनी हुई है, सर्कल के अंदर क्या बनी हुई है, एक कॉर्ड बनी हुई है, तो ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट, छोटा सेगमेंट, तो ये क्या होगा, मेजर सेगमेंट, बड़ा वाला सेगमेंट। तो हमसे पूछा क्या है, माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेगमेंट हमें जब भी निकालना होगा तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगर ट्राइंगल को बाहर निकालू, पहले ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया मैंने, तो ट्राइंगल बाहर निकल के मुझे एक चीज दिख गई कि अगर ये एंगल 60 है और ये रेडियस है और ये रेडियस है तो रेडियस तो बराबर होगी, और अगर दोनों साइड बराबर है तो दोनों ये अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर 180 में से हम 60 माइनस करें तो 120 आता है, 120 को अगर दो जगह डिवाइड करता हूं तो 60 आता है, यानी ये वाला एंगल भी 60 और ये वाला एंगल भी 60। और जब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होंगे तो वो ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर क्या होगा इसका एरिया। तो √3/4 इंटू ए के मतलब, ए का मतलब रेडियस, रेडियस मतलब ओए, ओए मतलब 14 इंटू 14, तो 2 2 4, 2 7 14, 2 7 14, तो 7 7 49 √3 क्या आ गया, एरिया ऑफ सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73 लेनी है, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आएगा। अब क्या निकालना है हमें, सेक्टर का एरिया। इसका एरिया सेक्टर का θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा मतलब 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 ही लेनी है क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है। आर का मतलब 14, तो 7 से 2 टाइम्स, 6 6 36, 2 3 6 और 2 7 14। ठीक है, तो क्या बन गया 22 इंटू 7 2 14 डिवाइड बाय 3, तो 14 28, 14 28 और 2 30 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 308 डिवाइड बाय 3, 308 डिवाइड बाय 3, 308 डिवाइड बाय 3 में से माइनस करना पड़ेगा हमें क्या,
49 इंटू 1.73, 49 इंटू 1.73, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो ना 1.73 से। 49 इंटू 1.73 क्या आंसर है? 84.77, 84.77 और 308 डिवाइड बाय 3, 102.67, 102.67 माइनस 84.77, माइनस 84.77, 17.89 क्या आंसर आ गया? 17.89। ठीक है जी, क्या है यूनिट्स देख लेते हैं एक बारी। यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसे फ्रैक्शन में भी छोड़ के आ सकते हो, अगर आप यहां तक भी छोड़ा हुआ ना तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं एग्जाम के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है? प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। इसको इररेशनल प्रूव करने के लिए इसे मानना पड़ेगा पहले कि ये रैशनल नंबर है, तो लेट रूट 3 इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसकी फॉर्म में होगा? p बाय क्यू की फॉर्म में होगा, जहां पर p इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड q इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, और p एंड q बोथ आर को प्राइम नंबर्स। अब यहां पे बात आती है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1, यानी कि जिनके अंदर कुछ और कॉमन नहीं होगा, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होगा, वो क्या है? 1। जैसे 2 और 3 कैसे नंबर्स है? को प्राइम नंबर्स है। अब आगे चलते हैं, तो यहां पे आएगा ये क्यू, अंडर रूट 3 क्यू इक्वल्स टू पी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो मिलेगा 3 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर। अब यहां से देखने को पता लग रहा है कि पी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है किससे? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल होगा, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब यहीं से सिचुएशन चेंज करते हैं, लिखते हैं कि अगर पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p जो है वो 3a से भी डिविजिबल होगा। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो अपने को मिलेगा 9a स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, और p स्क्वायर की वैल्यू अगर हम डालें किससे? इस इक्वेशन 1 से, तो हमारे को मिलेगा 3q स्क्वायर। अब 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स, तो 3a स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि q स्क्वायर डिविजिबल है किससे? 3a स्क्वायर से। तो इसका मतलब q स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो q भी डिविजिबल होगा किससे? 3 से। लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि p और q दो कैसे नंबर्स होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो q डिविजिबल है 3 से और p भी डिविजिबल है 3 से, देयरफॉर आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, हेंस p एंड q बोथ आर non co-prime numbers, therefore p and q are prime numbers, sorry, are not co-prime numbers, are not co-prime numbers, hence under root 3 is an irrational number। क्लियर है? यहां पर आपका सेक्शन सी खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन डी के क्वेश्चंस की।